डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं इंग्लिश ग्रामर का सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है पार्ट्स ऑफ स्पीच। सबसे इम्पॉर्टेंट मैं आपको बोल रहा हूं, जी हाँ, आप इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि पार्ट्स ऑफ स्पीच इंग्लिश ग्रामर का सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। और जिस भी स्टूडेंट का ये चैप्टर बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीटली अच्छे तरीके से समझा हुआ होता है तो वो आगे चल करके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को बड़ी आसानी से वो निकाल सकता है। इसलिए अपना ज़्यादा समय ख़राब न करते हुए इस एपिसोड को शुरू करते हैं। चलिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझने से पहले हम सबसे पहले ये जान लेते हैं कि वो आखिर है क्या। उसके अंदर जा करके पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, मैंने कुछ लिखा हुआ है आपके लिए। प्रत्येक वाक्य में प्रत्येक शब्द का उसके प्रयोग के अनुसार अलग अलग काम होता है, अतः उसके कार्य के आधार पर उसे एक नाम दिया जाता है। वे ही अलग अलग नाम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहे जाते हैं। अब जरा इस सेंटेंस में क्या कहा गया है इसको समझने का प्रयास करते हैं। चलिए जरा मेरे साथ समझिए। प्रत्येक वाक्य में, अर्थात कोई भी एक सेंटेंस होगा, वाक्य मीन्स सेंटेंस, ओके। फॉर एग्जाम्पल, ये एक सेंटेंस लिखा हुआ है आपके सामने। व्हेन आई गॉट इनटू द क्लास आई फाउंड दैट सम स्टूडेंट्स वर स्टडिंग एंड सम वर टॉकिंग। ये एक सेंटेंस है और इस एक सेंटेंस में, तो जरा यहाँ पर ध्यान दीजिए, प्रत्येक वाक्य में, अर्थात ये एक सेंटेंस है, इस वाक्य में प्रत्येक शब्द, अर्थात यहाँ पर ये जितने भी वर्ड्स लिखे हुए हैं 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, बहुत सारे वर्ड्स लिखे हुए हैं। तो प्रत्येक शब्द का उसके प्रयोग के अनुसार, यानी इन सभी शब्दों का अपना यूज होता है। प्रत्येक शब्द का विभिन्न स्थानों पर, भिन्न भिन्न स्थानों पर उनका भिन्न भिन्न यूज होता है। और थोड़ा सा आगे देखें, अलग अलग काम होता है। जी हाँ, प्रत्येक शब्द का वहाँ पर अलग अलग काम होता है सेंटेंस में। मतलब शब्दों का काम, जी हाँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझना कि प्रत्येक वर्ड का उसके यूज के अकॉर्डिंग उसका अलग अलग वर्क होता है और उसी वर्क के आधार पर, और देखिए जरा, अतः उसके कार्य के आधार पर, अर्थात उस शब्द के कार्य, वो काम वहाँ पर कौन सा कर रहा है उस सेंटेंस में, उसके आधार पर उसे एक नाम दिया जाता है। अर्थात उसके काम के आधार पर उस वर्ड को एक नाम दिया जाता है। एक ही शब्द को कई नाम भी दिए जा सकते हैं। मैं अभी इस सेंटेंस को डिस्कस करूंगा तो मैं आपको ये चीज़ें बतलाऊंगा कि एक ही शब्द को भिन्न भिन्न प्रकार के काम के अनुसार उनको भिन्न भिन्न प्रकार का नाम दिया जाता है। अर्थात वे ही अलग अलग नाम, अतः उस शब्द के वो ही अलग अलग काम के अनुसार उनका जो नाम दिया जाता है वो ही नाम वास्तव में क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। ये वो नाम है, पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब जनरली आप जानते ही हैं कि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच 9 प्रकार के होते हैं। इनफैक्ट वो 8 प्रकार के ही होते हैं। 9वां जो प्रकार है जो मैंने यहाँ पर आपके लिए लिखा हुआ है वो इन्हीं में से एक है, बट वो उसको हमने एक डिफरेंट टाइप से उसको डिस्कस किया है, इसलिए आपको उसे हम अलग से ही पढ़ाएंगे। आइए जरा देख लेते हैं वो कौन कौन से नाम हैं। वे नाम हैं नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। ये 8 प्रकार के नाम हैं और 9वां नाम है आर्टिकल। ये आर्टिकल वास्तव में कोई अलग से कोई पार्ट ऑफ स्पीच नहीं है। ये वास्तव में एक डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है, लेकिन फिर भी ये इतना इंपॉर्टेंट है कि हम इसको अलग से ही डिस्कस करेंगे। ओके, अब आपके सामने ये एक सेंटेंस रखा हुआ है। इस सेंटेंस में मैं आपको ये दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि प्रत्येक शब्द का अलग अलग स्थान पर अलग अलग काम होने के कारण उसका नाम भी बदल जाता है। चलिए ज़रा जल्दी से देखते हैं क्या है। देखिए ज़रा यहाँ पर ये व्हेन, यहाँ पर इस व्हेन का क्या मतलब है और ये काम क्या कर रहा है, मैं आपको जल्दी से बताता हूँ। देखिए, व्हेन आई गॉट इनटू द क्लास, जब मैं क्लास में पहुँचा, गॉट इनटू द क्लास, क्लास के अंदर जब मैंने प्रवेश किया, जब मैं वहाँ पहुँचा तो क्या हुआ। देखिए, आई फाउंड, मैंने पाया कि दैट सम स्टूडेंट्स वर स्टडिंग
कुछ विद्यार्थी अध्ययन कर रहे थे, पढ़ रहे थे, एंड सम वर टॉकिंग, और कुछ बातें कर रहे थे। ये सेंटेंस है। अब इस सेंटेंस में हम प्रत्येक शब्द को जरा बड़े करीब से देखने का प्रयास करते हैं। चलिए देखें। व्हेन माने जब। अब ये क्या है ये वर्ड? अब आप कहेंगे सर ये इंट्रोगेटिव वर्ड है। तो इंट्रोगेटिव वर्ड्स ध्यान से सुनिए। इंट्रोगेटिव वर्ड है वो कई प्रकार के काम करता है। कभी वो कंजंक्शन का काम करता है, कभी वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का काम करता है, कभी वो इंट्रोगेटिव एडवर्ब का काम करता है। बहुत सारी जगहों पर वो भिन्न भिन्न यूजेस के अकॉर्डिंग अपना काम करता है और अपने काम के अकॉर्डिंग उनका नाम हो जाता है। कभी वो प्रोनाउन के रूप में ट्रीट किया जाता है, यही क्वेश्चन वर्ड ही कभी वो प्रोनाउन के रूप में ट्रीट किया जाता है, कभी वो एडवर्ब के रूप में ट्रीट किया जाता है, और कभी वो कंजंक्शन के रूप में ट्रीट किया जाता है। यहाँ पर जरा देखिए उसका काम क्या हो रहा है। तो ध्यान से अगर आप देखेंगे, अगर आप जानते हैं, कुछ ग्रामर पहले से जानते हैं तो आपको समझ में आएगा, लेकिन अगर आप बिगिनर हैं तो कम से कम इतना जानने का आपको प्रयास, इतना तो आप जानेंगे ही कि यार सच में एक शब्द के भिन्न भिन्न वर्क होते हैं और उन्हीं भिन्न भिन्न जो डिफरेंट वर्क्स होते हैं उन्हीं के आधार पर उनको नाम दिया जाता है। देखिए यहाँ पर व्हेन, ये व्हेन से शुरू होने वाली एक क्लास है एक्चुअली। ये व्हेन आई गॉट इनटू द क्लास, जब मैं क्लास में पहुंचा, तो ये एक सबऑर्डिनेट क्लास है क्योंकि यहां पर ये जो व्हेन है यहां पर कंजंक्शन के रूप में है। ये एक सबऑर्डिनेट क्लास है और उसकी प्रिंसिपल क्लास ये है आई फाउंड, और फिर इसके बाद ये वाली जो क्लास है ये एक सबऑर्डिनेट क्लास है। ठीक है, तो एक तो यहां पर ये व्हेन क्या हुआ, ये है कंजंक्शन का काम कर रहा है। ऑलराइट, इसलिए इसको हम यहां पर कंजंक्शन कहेंगे। एक और भी काम कर रहा है, उसको जरा गौर से देखना है। अब अगर आप और एडवांस्ड ग्रामर में जाएंगे तो यहां पर ये जो व्हेन, ये जो क्लास बन रही है ये टाइम बताने, जब मैं पहुंचा, यानी एक समय भी बतला रहा है, यानी टाइम। तो ये बनाता है, ये व्हेन जो कंजंक्शन है ये इस क्लास को बनाता है एडवर्ब क्लास ऑफ टाइम, अर्थात ये जो वर्ड है व्हेन ये समय को भी प्रकट कर रहा है, और जो समय प्रकट करने वाले वर्ड्स होते हैं वो सब एडवर्ब्स में आते हैं, टाइम बताने वाला जो भी होता है। तो कुल मिलाकर ये एडवर्ब का भी काम कर रहा है और कंजंक्शन का भी काम कर रहा है। तो देखिए यह एकमात्र शब्द है अपने प्रयोग के अकॉर्डिंग, अपने यूज के अकॉर्डिंग इस सेंटेंस में एडवर्ब एंड कंजंक्शन का काम कर रहा है। आगे देखते हैं आई। ये तो बड़ा सिंपल है, आप जानते होंगे कि एक प्रोनाउन है। जी हाँ, लेकिन इसका यूज क्या है? इसका यूज ये है कि किसी फाइनाइट वर्ब का सब्जेक्ट बना हुआ है आई, इसलिए ये प्रोनाउन है। ओके, इसको डिटेल में जानने की जरूरत है, आगे वाले वीडियोस में पढ़ेंगे। गॉट ये वर्ब है, क्रिया है। प्रवेश करना एक क्रिया होती है। जब मैंने क्लास में प्रवेश किया तो ये वर्ब है, ये टेंस निर्धारित करती है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? ये वर्ब है। आगे देखते हैं इनटू, ये क्या है? ये एक प्रीपोजिशन है। ओके, अब प्रीपोजिशन क्या होता है, कैसा होता है, ये तो हमें डिटेल में ही पढ़ना पड़ेगा, और ये कोई एक नहीं है, बहुत सारे हैं और इनके डिफरेंट बहुत सारे यूजेस हैं। ऑलराइट, ओके, अब देखते हैं द। आप इसे भी जानते हैं, ये क्या है? एक आर्टिकल है। ओके, अब ये डेफिनेट आर्टिकल है, ये इसको एक्चुअली इस क्लास को डिफाइन कर रहा है, इसलिए इसको डेफिनेट आर्टिकल हम बोलते हैं। उसे भी अच्छे से पढ़ेंगे। ये क्लास नाउन हो जाएगा। अब कौन सा नाउन है इसको भी आपको देखना पड़ेगा। ये कौन सा? ये कलेक्टिव नाउन है। अब नाउन को जब हम डिस्कस करेंगे तो वो बहुत अंदर तक जा करके और फिर पता चलेगा कि ये कौन सा नाउन है। फिर इसके बाद देखते हैं आगे, ये फिर से एक प्रोनाउन है, ये फिर से एक क्रिया है, और यहाँ पर एक ये जो दैट लगा हुआ है, ये दैट वास्तव में क्या है? यहाँ पर पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत यहाँ पर इस दैट का क्या काम है? अब दैट तो आप जानते हैं कि ये तो एक प्रोनाउन भी होता है, ये तो ये एक रिलेटिव कंजंक्शन भी होता है। राइट, और भी इसके कई यूजेस हो सकते हैं। फिलहाल इस वाक्य में, इस सेंटेंस में इसका क्या यूज है? फिर से आप देखते हैं कि यहाँ पर ये जो दैट है ये फिर से एक प्रिंसिपल क्लास और उसकी ये एक सबऑर्डिनेट क्लास है। ये देखिए यहाँ तक एक सबऑर्डिनेट क्लास हो रही है, तो ये यहाँ पर कंजंक्शन का काम कर रहा है। तो ये दैट यहाँ पर ये कोई न तो ये प्रोनाउन है न ही ये एडजेक्टिव। दैट एक एडजेक्टिव भी होता है, दैट प्रोनाउन भी होता है,
ओके। और ये कंजंक्शन लेकिन अपने अपने यूज के अकॉर्डिंग, जैसा सेंटेंस में उसका यूज किया गया है वैसा ही उसे पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाम दिया गया है। तो देखिए दैट यहां पर क्या काम कर रहा है, कंजंक्शन का काम कर रहा है। यहां पर ये प्रोनाउन का काम नहीं कर रहा है, यहां पर एडजेक्टिव का काम नहीं कर रहा है, यहां पर ये कंजंक्शन का काम कर रहा है। जी हाँ, तो ये क्या हुआ, ये कंजंक्शन हुआ। आगे बढ़ते हैं। ये सम यहां पर क्या काम कर रहा है, कैसा यूज है इसका, उसी के अकॉर्डिंग। तो सम यहां पर देख रहे हैं, सम स्टूडेंट्स, इस स्टूडेंट को क्वालिफाई कर रहा है ये। तो जो क्वालिफायर्स होते हैं वो क्या होते हैं, एडजेक्टिव्स होते हैं। यहां पर ये सम एडजेक्टिव है। ओके, तो सम ये एडजेक्टिव हुआ, ये नाउन हुआ, ये वर्ब हुई, ये भी वर्ब हुई, और फिर इसके बाद ये एंड, फिर से एक कंजंक्शन हुआ। ओके, फिर इसके बाद आगे देखते हैं ये सम। अब यहां पर भी ये सम है और यहां पर भी सम है, लेकिन यहां पर ये एडजेक्टिव है और यहां पर ये प्रोनाउन है। जरा गौर से देखिएगा, यहां पर ये एडजेक्टिव है क्योंकि इसके बाद रखा हुआ नाउन है, और नाउन के पहले आया हुआ जो वर्ड होता है वो उस नाउन के बारे में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है, इसलिए ये एडजेक्टिव हुआ। बट इसके बाद में कोई दूसरा नाउन नहीं रखा है, देखिए सीधे वर्ब रखी हुई है, कोई नाउन नहीं रखा हुआ है। तो फिर ये सम कौन है, ये सम कुछ विद्यार्थी पढ़ रहे थे और कुछ बातें कर रहे थे, तो ये कुछ कौन है, विद्यार्थी हैं, अर्थात नाउन के स्थान पर आया है, इसलिए इसे प्रोनाउन कहते हैं। यहां पर ये सम प्रोनाउन है और आगे फिर से एक वर्ब रखी हुई है। तो इतना, ये बहुत ही छोटा सा एग्जाम्पल है आपके लिए, ये समझाने के लिए कि वास्तव में पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं, जरा फिर से एक बार अपने दिमाग में सोचिए, क्या यहाँ पर जो लिखा हुआ है वो आपको सही नजर आता है, सही है वो। देखिए क्या लिखा हुआ है, प्रत्येक सेंटेंस में, प्रत्येक वाक्य में यूज किया गया प्रत्येक शब्द, वो जो प्रत्येक शब्द है अपने काम के आधार पर, अपने यूज जहां पर उसका जैसा प्रयोग किया गया है उस यूज के अकॉर्डिंग उसे उसको एक नाम दिया जाता है, उसके काम। यहां पर वो काम कर रहा है एडजेक्टिव का, इसलिए ये एडजेक्टिव है सम। यहां पर वो काम कर रहा है प्रोनाउन का, इसलिए यहां पर सम प्रोनाउन है। ओके, तो इस प्रकार से उन्हें नाम दिया जाता है, और इन्हीं नामों को ही, डिफरेंट जो नेम्स हम देते हैं इन वर्ड्स को, इन्हीं वर्ड्स को ही हम पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हैं। सो पार्ट्स ऑफ स्पीच वैसे तो ओरिजिनली ये 8 प्रकार के ही होते हैं, मीन्स 8 प्रकार के होते हैं, बट आई विल टीच यू वन मोर, और एक वो चीज़ है आर्टिकल, जिसको मैं आपको सबसे बाद में पढ़ाऊंगा। अब चलिए हम जल्दी से एक क्विक इंट्रोडक्शन लेते हैं इन सभी, ये जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, ये सारे के सारे हम बहुत ही एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन लेते हैं, फिर अगले वीडियोज़ में हम इनको डिटेल में आएंगे। ध्यान रखिए, ये बिगिनर्स के लिए जितने इंपॉर्टेंट हैं, ये उतने ही इंपॉर्टेंट उन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए हैं। और अगर वो ये यहाँ से देखना शुरू करते हैं, समझना शुरू करते हैं, तो आई होप कि उनको आगे कंपटीशन में सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। तो चलिए अब इनको एक एक करके हम जल्दी से देख लेते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम देखते हैं नाउन क्या होता है। बहुत ही शॉर्ट में इंट्रोडक्शन आपको देने जा रहा हूं। देखिए जरा, नाउन आप जानते हैं, नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। इतना तो आपने उसे याद ही किया होगा बचपन से लेकर अभी तक, लेकिन मैं उसको थोड़ा सा इनलार्ज करता हूं, उसका जो सेंस है वो थोड़ा सा मैं बढ़ा देता हूं, और जरा गौर करें। देखिए क्या है, नाउन इज ए वर्ड। नाउन एक ऐसा शब्द होता है दैट डिनोट्स एनीथिंग, जो संकेत करता है किसी भी ऐसी चीज की ओर जो कॉन्क्रीट है या जो एब्स्ट्रैक्ट है। अब ये कॉन्क्रीट क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है, बहुत जल्दी से मैं आपको बतलाता हूँ। कॉन्क्रीट वो चीज़ें होती हैं जिन्हें हम अपने 5 इंद्रियों की सहायता से पहचान सकते हैं, अर्थात जिसे हम देख सकते हैं, जिसका कोई फिजिकल स्वरूप होता है। जो मूर्त चीज़ें होती हैं वो कॉन्क्रीट होती हैं, और जो अमूर्त चीज़ें होती हैं, अर्थात जिन्हें हम देख नहीं सकते हैं, जिन्हें हम छू नहीं सकते हैं, जिन्हें हम टेस्ट नहीं कर सकते हैं, जिनको हम टच नहीं कर सकते हैं, जिसको हम स्मेल नहीं कर सकते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें जो हैं एब्स्ट्रैक्ट होती हैं, जो होती हैं बट हम उनको देख नहीं सकते, हम उनको छू नहीं सकते हैं, उनका कोई फिजिकल अपीयरेंस नहीं होता है, वो सारी चीज़ें एब्स्ट्रैक्ट होती हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, बातें हैं जो होती तो हैं बट हम उनको
महसूस तो कर सकते हैं, लेकिन हमको फिजिकली उनको हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। तो उन सभी चीज़ों को नाम दिया जाता है। तो नाउन इज सिंपली अ नेमिंग वर्ड। नाउन एक क्या होता है, एक नाम प्रदान करने वाला जो शब्द होता है। तो जो भी आपको इस संसार में ऐसा दिखाई पड़ता है जिसका कोई नाम है, अर्थात संसार में जो कुछ भी आपको दिखता है, कुछ ना कुछ, कोई ना कोई आप उसे एक नाम देते हैं। जल्दी से मैं उसको बताने का प्रयास करता हूं। देखिए, पर्सन्स में व्यक्ति भी आ जाते हैं। जितने भी लिविंग बीइंग हैं वो सारे के सारे पर्सन्स हैं। केवल हम ही अकेले पर्सन्स नहीं है, यानी व्यक्ति ही अकेले पर्सन्स नहीं होते हैं। कोई भी लिविंग बीइंग, वो कोई जानवर हो सकता है, वो कोई कीड़ा हो सकता है, वो कोई कुछ भी हो सकता है, और उन सभी को एक नाम दिया गया है। राइट? तो वो जितने भी नेमिंग वर्ड्स हैं उन्हें नाउन कहते हैं। थिंग्स, इस संसार में हजारों लाखों वस्तुएं हैं और उन सभी वस्तुओं को हमने एक नाम दिया हुआ है। तो वो जो नाम है, हम इसको एक विशेष नाम से जानते हैं, इसे हम एक विशेष नाम से जानते हैं। ये जो है जिस पर मैं इस समय राइट कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ, इसे एक विशेष नाम से जानते हैं। यानी ये संसार की हर चीज़ को हमने कोई ना कोई नाम दिया हुआ है। वही नाम वास्तव में नाउन होता है। प्लेस, स्थान का नाम भी होता है। ओके, और वो स्थान कोई भी स्थान है, जैसे दिल्ली एक क्या है, एक स्थान का नाम है, दिल्ली। जैसे हॉस्पिटल, ये भी क्या होता है, ये एक स्थान का नाम, एक प्लेस है, एक ऐसा प्लेस जहाँ पर लोगों का क्योर होता है, इलाज होता है। ऐसे स्थानों का, जैसे रेलवे स्टेशन जहाँ पर जाकर के ट्रेन ठहरती हैं, रुकती हैं जाकर के, उसे हम एक प्लेस है, उसे हम नाम दे देते हैं। तो ये सब प्लेसेस के नाम होते हैं। सब्सटेंसेस, बहुत सारे ऐसे मटेरियल्स होते हैं, ऐसे पदार्थ होते हैं जिनको हम नाम दे देते हैं। पदार्थों में आप जैसे देख लीजिए, वाटर हो गया, मिल्क हो गया, ये सब क्या है, सब्सटेंसेस हैं। जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, सब क्या है, सब्सटेंसेस हैं। तो जितनी भी चीज़ें हमको दिखाई पड़ती हैं, कुल मिलाकर वो सारी की सारी चीज़ें जिनको हमने कोई नाम दिया हुआ है, वो सब नाउन्स कहलाते हैं। तो ये तो कॉन्क्रीट चीज़ें हो गई। कुछ और भी चीज़ें होती हैं जिनको हम देख नहीं सकते हैं, यानी वो एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें होती हैं। उन एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों में सबसे पहली जो मैं आपको बात बताना चाहता हूँ वो क्या है, जैसे ब्यूटी, सौंदर्य। आप कहेंगे सर इसे देखा जा सकता है। बिल्कुल इसे देखा जा सकता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सौंदर्य को यानी ब्यूटी को का कोई एक स्पेशल या फिजिकल स्वरूप होता है? उसकी कोई नहीं। आप ऐसे देख सकते हैं कि जैसे ये पेन है, ऐसा ही कोई सौंदर्य भी होता है? नहीं, आप उसको फिजिकली नहीं देख सकते हैं। एंगर, जैसे क्रोध, कहेंगे सर हम उसको देख सकते हैं लोगों के चेहरे के हाव भाव देखकर, नहीं, लेकिन जी हाँ, चेहरे के आप जो एक्सप्रेशन है उनको देखकर समझ सकते हैं कि कोई व्यक्ति क्रोध में है। बट एंगर का कोई फिजिक होता है, कोई शरीर होता है? नहीं होता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें एब्स्ट्रैक्ट होती हैं और ऐसी भी चीज़ों को हमने नाम दिया हुआ है। मर्सी हो गया, कंपैशन हो गया, एंगर हो गया, हैट्रेड हो गया, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। पॉवर्टी हो गई, ऑनेस्टी हो गई, ये सारी की सारी चीज़ें हैं जिनको हम फिजिकली नहीं देख सकते हैं, वो एब्स्ट्रैक्ट होती हैं। तो किसी भी ऐसी कॉन्क्रीट या किसी भी ऐसी एब्स्ट्रैक्ट चीज़ को अगर हमने कोई नाम दिया हुआ है, वही नाउन होता है। अब जल्दी से चलिए देख लेते हैं कि प्रोनाउन क्या होता है। देखिए, प्रोनाउन क्या होता है। प्रोनाउन, आपने उसकी भी डेफिनेशन पढ़ी होगी। प्रोनाउन इज ए वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन, अर्थात नाउन के स्थान पर या नाउन के बदले में प्रयोग किया जाने वाला वर्ड होता है प्रोनाउन। ओके, और आप जानते ही होंगे व्यक्तियों के लिए जो पर्सनल प्रोनाउंस हैं, आई, मी, ही, सी, यू, ये सारे के सारे पर्सन्स के लिए यूज में आने वाले या पर्सन्स के बदले में प्रयोग किए जाने वाले प्रोनाउंस हैं। लेकिन प्रोनाउंस यही अकेले नहीं है, प्रोनाउंस 9 प्रकार के हैं। मैं आपको 9 टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस बतलाऊंगा। ओके, लेकिन उसके लिए एक विशेष रूप से हमें एक अलग ही डेडिकेटेड वीडियो बनाना पड़ेगा। फिलहाल मैं आपको एक सिंपल सा इंट्रोडक्शन देता हूँ, छोटी सी झलक दिखाता हूँ कि ये प्रोनाउन वास्तव में होता क्या है। देखिए जरा, किसी भी व्यक्ति के स्थान पर प्रयोग किया जाने वाला शब्द प्रोनाउन होता है। जैसे हम ही का प्रयोग कर देते हैं, सी का प्रयोग कर देते हैं, इट का प्रयोग कर देते हैं, दे का प्रयोग कर देते हैं, आई का प्रयोग कर देते हैं, वी का प्रयोग कर देते हैं। ये सारे के सारे व्यक्तियों के लिए प्रयोग में किए जाने वाले, और ये जो इट है ये वस्तुओं के लिए प्रयोग किया जाने वाला वर्ड है। आखिर हम इसका प्रयोग क्यों करते हैं? बहुत ही सिंपल सी बात है, मैं आपको बतला देता हूँ कि यदि मैं स्पीकर हूँ और मैं अपने लिए बार बार अपना ही नाम लूँगा तो वो सुनने में अच्छा नहीं लगता है, कम अच्छा लगता है। अगर कोई मेरा फ्रेंड है, राम है, और राम के लिए मैं बार बार एक ही सेंटेंस में कई बार राम का ही नाम लूँगा तो वो सुनने में अच्छा नहीं लगता है। इसलिए भाषा को अधिक सुंदर बनाने के लिए
तथा सुनने में अधिक सुंदर बनाने के लिए इन प्रोनाउंस की रचना की गई है। और इन प्रोनाउंस को भी बहुत अच्छे तरीके से, अभी एक एग्जाम्पल मैंने लिखा हुआ था स्टार्टिंग में नीचे, जहाँ पर सम भी होता है, कुछ ऐसे भी प्रोनाउंस होते हैं, इंट्रोगेटिव भी प्रोनाउंस होते हैं, इंडेफिनिट प्रोनाउंस होते हैं, बहुत सारे प्रोनाउंस होते हैं और इनका बहुत ही डीप स्टडी करना सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। विशेष रूप से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत ही डीप जा करके इनको पढ़ना ज़रूरी है, तभी वो वहाँ कॉम्पिटिशन में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस को वो लोग समझ पाएंगे और उनका सही आंसर दे पाएंगे। आगे एडजेक्टिव में हम देखते हैं कि एडजेक्टिव क्या होता है, इसकी भी आप डेफिनेशन अच्छी तरीके से जानते हैं। एडजेक्टिव एक ऐसा शब्द होता है जो किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। क्वालिफाई करने के लिए बच्चे लोगों को बचपन में सिखाया जाता है विशेषण, अर्थात एडजेक्टिव एक ऐसा शब्द होता है जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतलाता है। ये एक थोड़ा संकुचित अर्थों में है, इसको थोड़ा सा और इनलार्ज करना पड़ेगा, इसके सेंस को और अधिक अगर व्यापक रूप से देखते हैं तो एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड होता है जो किसी नाउन या किसी प्रोनाउन को क्वालिफाई मीन्स उस नाउन या प्रोनाउन की मीनिंग में कुछ और भी एक और अर्थ प्रदान करता है, अर्थात उसके बारे में कुछ और अधिक जानकारी देता है। तो सिंपली कोई विशेषता बताने वाला शब्द ही नहीं है, यानी किसी नाउन की वो संख्या भी बता सकता है, क्वांटिटी भी बता सकता है ना, उसकी मात्रा बतला सकता है, या बहुत सारी चीज़ें बतलाता है। इसके बारे में भी हम डिटेल में एक विशेष वीडियो में ही जानकारी लेंगे, लेकिन फिलहाल आप मोटे तौर पर जानिए कि एडजेक्टिव एक ऐसा शब्द होता है जो किसी नाउन या किसी प्रोनाउन के बारे में कुछ अतिरिक्त जानकारी देता है, अर्थात कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है। डिटेल्स में हम आगे इन्हें एक वीडियो में पढ़ेंगे। अब अगला पार्ट ऑफ स्पीच है वर्ब, और वर्ब के बारे में एक बात बतलाता हूँ, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी भी सेंटेंस में वर्ब अगर नहीं है तो वो सेंटेंस ही नहीं होता है, अर्थात किसी भी सेंटेंस की सोल होता है ये वर्ब। ओके, ये होता क्या है, यहाँ पर देखिए मैंने कुछ लिखा हुआ, एक ऐसा शब्द, यानी क्रिया एक ऐसा शब्द होता है जो कुछ करने की ओर, हम बहुत सारे काम करते हैं, जैसे करना होता है, जाना भी एक काम है, लिखना भी एक काम है, सुनना भी एक काम है, पढ़ाना भी एक काम है, यानी हम बहुत सारे कार्य करते हैं। तो जो भी ऐसा शब्द जो कुछ करने की ओर इशारा करता है या करने को प्रकट करता है या कुछ होने को प्रकट करता है, उसे हम वर्ब कहते हैं। और ये वर्ब इतना इंपॉर्टेंट है कि इसको आपको बहुत ही ध्यान से और डिटेल में इसे पढ़ना होगा। मैं आपको थोड़ी सी झलक दिखा देता हूँ। वर्ब दो प्रकार की होती है, फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब्स वो होती हैं जो किसी वाक्य के टेंस को निर्धारित करती हैं, बट नॉन फाइनाइट वर्ब्स वो होती हैं जिनका टेंस से कोई लेना देना नहीं होता है। ये डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत आती हैं। वाक्य में इनके विभिन्न प्रकार के रूप होते हैं और यूजेस होते हैं, कभी एडजेक्टिव का काम करते हैं, कभी नाउन का काम करते हैं और कभी क्रिया स्वयं क्रिया का भी काम करते हैं। ओके, ये फाइनाइट वर्ब्स 4 प्रकार के होते हैं और ये नॉन फाइनाइट वर्ब्स 3 प्रकार के होते हैं। इनकी जब हम डिटेल्स में जाते हैं तो ये चारों प्रकार में से चौथा प्रकार एक ऑक्सिलरी वर्ब होता है। ऑक्सिलरी वर्ब में 2 प्रकार की होती है, प्राइमरी ऑक्सिलरी होती है, मॉडल ऑक्सिलरी होती है, अर्थात ये एक बहुत बड़ा चैप्टर है और इस बड़े चैप्टर को बहुत ही इत्मीनान से पढ़ना होगा। इतनी जल्दी से बताने में कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है, बस सिंपली आपको मैं एक इंट्रोडक्शन यहाँ पर दे रहा हूँ। आगे एक चीज़ है और वो चीज़ है एडवर्ब। एडवर्ब क्या होता है, देखिए अगला पार्ट ऑफ स्पीच है एडवर्ब। ये एडवर्ब क्या होता है, इसको भी जरा थोड़ा सा इसकी डेफिनेशन को पढ़कर जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, एडवर्ब इज अ वर्ड, एक ऐसा शब्द होता है विच मॉडिफाइज, जो मॉडिफाई करता है। किसको मॉडिफाई करता है, ऑल द पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये सारे के सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच को मॉडिफाई करता है। मॉडिफाई करने का क्या मतलब होता है, फिर से वही, मैं मॉडिफाई करने का मीनिंग बहुत अंदर जाकर के तो मैं आपको उसके एक स्पेशल वीडियो में ही क्लियर करूंगा, लेकिन फिलहाल मैं आपको बतला देता हूं कि मॉडिफाई का अर्थ होता है कुछ अतिरिक्त जानकारी देना, यानी टू ऐड सम एडिशनल इंफॉर्मेशन इन द मीनिंग ऑफ दीज पार्ट्स ऑफ स्पीच। लेकिन ध्यान से सुने, कुछ छोड़ दिए गए हैं, एक्सेप्ट माने सिवाय, इनके सिवाय, यानी नाउन, प्रोनाउन एंड इंटरजेक्शंस, अर्थात नाउन को,
प्रोनाउन को और ये इंटरजेक्शंस को छोड़कर बाकी ये जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं इनको मॉडिफाई करने का जो काम करता है वो कौन होता है? एडवर्ब। एडवर्ब वास्तव में एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर सकता है, वर्ब को मॉडिफाई कर सकता है, स्वयं एडवर्ब को भी मॉडिफाई कर सकता है, प्रीपोजिशन को मॉडिफाई कर सकता है और कंजंक्शन को भी मॉडिफाई करता है। तो मॉडिफायर होता है कुल मिलाकर के एडवर्ब एक ऐसा शब्द होता है जो केवल इन 3 प्रकार के शब्दों को छोड़कर, नाउन, प्रोनाउन और इंटरजेक्शंस को छोड़ करके प्रत्येक शब्द को, प्रत्येक पार्ट्स ऑफ स्पीच को मॉडिफाई करता है, अर्थात उनके बारे में समथिंग एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है। अब आगे देख लेते हैं प्रीपोजिशन। आगे है प्रीपोजिशन, और देखिए जरा प्रीपोजिशन क्या होता है। प्रीपोजिशन आप लोगों ने देखे होंगे, ये टू, ऑफ, ये ओ डबल एफ, ऑफ, विद, इन, इस तरीके के आपने बहुत सारे वर्ड्स देखे होंगे। ये सारे के सारे प्रीपोजिशंस होते हैं और भी बहुत सारे होते हैं। मैंने तो यहाँ पर सिंपली आपको इंट्रोड्यूस करने के लिए मात्र लिख दिया है कुछ एक। ये होता क्या है एक्चुअली, बस थोड़ा सा आप जान लीजिए। डिटेल में हम आगे इसके एक डेडिकेटेड वीडियो में इसके बारे में जानकारी लेंगे। प्रीपोजिशन, मैं हिंदी में इसको बतला देता हूँ। प्रीपोजिशन एक ऐसा शब्द होता है जो किसी नाउन के पहले प्रयुक्त होकर उस नाउन का संबंध किसी दूसरे नाउन से स्थापित करता है। एक बहुत ही छोटा सा उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ। यहाँ पर वो संबंध किस प्रकार का होता है, वो पोजीशन किस प्रकार की होती है। यहाँ पर मैं एक कैप के, ये एक फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने एक कैप को रखता हूँ। ये कैप है, ये भी एक नाउन है। कैप क्या है? ये ढक्कन, ये नाउन है। और एक दूसरा ये नाउन है फिंगर्स। ओके, और इस कैप को इन फिंगर्स से अगर हमें किसी प्रकार का संबंध स्थापित कराना है, अब संबंध तो बहुत सारे हो सकते हैं। कभी ये इसके अंदर हो सकती है, कभी ये यहाँ पर ऐसे हो सकता है, कभी बहुत सारे ऐसे भी हो सकता है, ऐसी पोजीशन हो सकती है। तो पोजीशंस को प्रकट करने के लिए इन प्रीपोजिशंस का प्रयोग किया जाता है। एक प्रीपोजिशन यहाँ पर जरा बताइए कि इस कैप का इन फिंगर्स में कौन सी पोजीशन है, कौन सा प्रीपोजिशन लगेगा। ऐसा एक प्रीपोजिशन लगाना है जिसकी सही पोजीशन इस कैप की इन उंगलियों के बीच की जो सही पोजीशन है उसको प्रकट कर सके। तो देखिए, अगर मैं इसको बोलता हूं द कैप इज इन बिटवीन द 2 फिंगर्स, तो हमने 2 प्रीपोजिशंस लगाए हैं। इन भी लगाया है और बिटवीन भी लगाया है। इन क्यों लगाया है? क्योंकि ये जो कैप है वो पूरी की पूरी इन उंगलियों के अंदर है। और बिटवीन इसलिए लगाया है क्योंकि यहाँ पर इन 2 फिंगर्स के बीच में है, इसलिए हमने इन बिटवीन लगाया। द कैप इज इन बिटवीन द 2 फिंगर्स, हमने ऐसा गाया। अब देखिए, इसी एक उदाहरण से आपको समझ में आएगा कि प्रीपोजिशन एक ऐसा वर्ड होता है जो किसी एक नाउन का संबंध किसी दूसरे नाउन से, प्रोनाउन भी हो सकता है, एक नाउन या प्रोनाउन का संबंध किसी दूसरे प्रोनाउन या नाउन से उसका संबंध स्थापित करता है। ऑलराइट, और ये बहुत सारे हैं। इनके यूजेस इतने इंपॉर्टेंट हैं कि ये सभी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। आपके 9th, 10th, 11th, 12th से लेकर के और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी इनका यूज़ बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। और इनकी स्टडी अगर आपने बहुत ही डिटेल में पढ़ी हुई है, इनका कॉन्सेप्ट बेस्ड आपने इनको पढ़ा हुआ है, तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को बड़ी आसानी से पास कर सकते हैं। लेकिन आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। अगले वीडियो में नहीं बल्कि एक आगे आने वाले वीडियो में लेकर के आऊँगा। ओके, अब आगे देखते हैं। अगला है कंजंक्शन। ये कंजंक्शन क्या होता है? कंजंक्शन होता है कनेक्टर। कनेक्टर का मतलब जोड़ने वाला, कंजंक्शन जोड़ने वाला शब्द। तो ऐसे शब्द इंग्लिश लैंग्वेज में प्रयोग किए जाने वाले जो वो शब्द होते हैं जो किन्हीं 2 शब्दों को जोड़ते हैं। जैसे राम एंड श्याम, तो राम और श्याम 2 शब्दों को जोड़ने के लिए एक एंड का प्रयोग किया है। ओके, 2 शब्दों को जोड़ते, 2 फ्रेजेस को जोड़ते हैं या 2 सेंटेंसेस को जोड़ते हैं, तो उन सभी कंजंक्शंस, उन सभी शब्दों को हम कंजंक्शन बोलते हैं। और वे कंजंक्शंस 2 प्रकार के होते हैं भाई। एक होता है कोऑर्डिनेटिंग, दूसरा होता है सबऑर्डिनेटिंग। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जब आप इनका यूज़ पढ़ेंगे तो आप कंपाउंड सेंटेंस सीख जाएंगे, और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस का जब आप यूज़ पढ़ेंगे तो आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस को बड़ी ईजिली और बड़ी आसानी के साथ इनको सीख जाएंगे। ओके, ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस
अबाउट 25 में आपको बतलाऊंगा, और ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं, इनके यूजेस हैं अबाउट 50 कंजंक्शंस। मैं आपको डिटेल में इन कंजंक्शंस, और जब आप इन कंजंक्शंस का यूज जान जाएंगे, सो माय डियर स्टूडेंट्स, आपका ट्रांसलेशन वर्क बहुत ही अच्छा हो जाएगा, क्योंकि ये कंजंक्शंस ही हैं जो स्टूडेंट्स को ट्रांसलेशन करते समय बहुत सारी प्रॉब्लम्स खड़ी करते हैं उनके सामने। ओके, आगे देखते हैं। एक ये इंटरजेक्शन है। इंटरजेक्शंस क्या होते हैं? इंटरजेक्शंस वास्तव में वो वर्ड्स होते हैं जो हमारे अंदर कभी भी अचानक एक ऑल ऑफ ए सडन कोई फीलिंग जन्म लेती है, और उस फीलिंग को प्रकट करने के लिए हम ऐसे वर्ड्स यूज़ कर लेते हैं, जैसे आहा। ये आहा कभी हम खुशी के लिए भी बोलते हैं और कभी आश्चर्य को प्रकट करने के लिए भी बोलते हैं। हुर्रे, हम ये प्रसन्नता को प्रकट करने के लिए हुर्रे नाम के शब्द को बोलते हैं। ये ब्रावो, किसी को हम प्रेज करने के लिए, अपलॉड करने के लिए हम ब्रावो का प्रयोग करते हैं। एलास, दुख को प्रकट करने के लिए हम एलास या आह या ओह जैसे शब्दों का हम प्रयोग करते हैं। अभी ये और भी बहुत सारे हैं, डिटेल में पढ़ने के लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। ओके, और फाइनली लास्ट में आकर के हम आर्टिकल्स के बारे में, मैंने आपको पहले भी बतलाया था कि ये जो आर्टिकल्स हैं, इनफैक्ट ये कोई अलग से पार्ट ऑफ स्पीच नहीं है। ये आर्टिकल्स वास्तव में ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं, लेकिन फिर भी इनको हम अलग से ही पढ़ेंगे, क्योंकि आर्टिकल्स पर बेस्ड ही बहुत सारे सेंटेंसेस कॉम्पिटिटिव एग्जाम से पूछे जाते हैं, और बच्चों से भी ए, एन और द, ये बहुत ही मेजर और बहुत ही ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि छोटे बच्चे से लेकर के और बड़े लोगों तक जो स्पीकिंग करते हैं, जो राइटिंग करते हैं, या जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो लोग उसकी तैयारी करते हैं, तो उन सब को इन सब का बहुत ही गहराई से नॉलेज होना ज़रूरी है। ओके, तो मैं अब ये वीडियो काफ़ी लंबा होता चला जा रहा है, इसलिए मैं इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। अगले वीडियो में मैं आपको लेकर के आऊँगा सिस्टमेटिकली 1 by 1 नाउन, प्रोनाउन और इन सब को। एंड मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि यदि आप सच में इंग्लिश को बहुत अच्छे तरीके से जानना चाहते हैं, उसको फील करना चाहते हैं, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, अंग्रेजी बोलना चाहते हैं, अच्छे से अंग्रेजी को लिखना चाहते हैं, सो प्लीज़ 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 मेरे आने वाले ये सभी वीडियोज़ को आपको बहुत अच्छे से देखना है। और ये बहुत अच्छा होगा कि आप अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें, उन गांव में रहने वाले उन बच्चों को भी शेयर करें जो बेचारे बहुत अच्छी नॉलेज नहीं ले पाते हैं। तो जहाँ जहाँ आपके कॉन्टेक्ट्स हैं, ये मेरे जो वीडियोज़ हैं, इनके लिंक्स को आप शेयर करें, और उन गांव में रहने वाले उन गरीब बच्चों की भी मदद करें। मैं बस आपसे इतना ही निवेदन करता हूँ, और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं उम्मीद करता हूं कि आगे आप मेरे साथ बने रहेंगे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज़ इस बटन को जाकर दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और साथ ही बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि वही बेल आइकॉन ही आपको मेरा अगला वीडियो कब आ रहा है इसके बारे में जानकारी देगा। थैंक यू वेरी मच।